आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ANTS PT6। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, है ना। ओवरऑल जो पेपर का आज का पेपर था आपका, ये लेंदी रखा गया था, हार्ड नहीं रखा गया था, ठीक है। लेंदी पेपर देना थोड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 151 हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो 151, अगर 151 को देखोगे तो 151 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम, है ना। आपको ये A से D तक स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें से 2 स्टेटमेंट में किस में मिस्टेक है उनको पहचानना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय फंजाई एंड एल्गे। नहीं, फंजाई और एल्गे से ये फर्मेंट नहीं किया जाता है, ये किया जाता है बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया कौन सा होता है बच्चों इसके अंदर, आप ध्यान रखोगे। बैक्टीरिया एनसीईआरटी ने नहीं बताया लेकिन मैं बता दे रहा हूं। बैक्टीरिया होता है, एक होता है ल्यूकोनोस्टॉक, नोस्टॉक, और एक होता है एंटेरोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया आप याद रखोगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। टोडी अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, है ना। देखो पाम ट्री का साइंटिफिक नेम होता है कैरियोटा व्रेंस। पाम ट्री का साइंटिफिक नेम होता है कैरियोटा व्रेंस। कई बुक्स में आपको, कई पेपर्स में भी क्वेश्चन आते हुए दिख जाता है ये, ठीक है। ओके, कैरियोटा व्रेंस होता है पाम ट्री का साइंटिफिक नेम। अब कैरियोटा व्रेंस के लीफ को कट कर दिया जाता है, ठीक है, ओके, और उसके नीचे एक घड़ा मटका टाइप का लगा दिया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर उसका सैप गिरता रहता है। और बैक्टीरिया की कमी है ही नहीं बच्चों। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करके एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट बना देते हैं, और उस अल्कोहलिक प्रोडक्ट को, अल्कोहलिक बीवरेज को, है ना, हम टोडी बोलते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक विच इज obtained by fermenting sap from palms। तो आंसर बी स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी स्टेटमेंट को देखोगे। लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मीनी। देखो कोई भी चीज हो ना, उसमें होल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो एक्चुअल में होता है किस लिए, किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के, ठीक है। तो यहां पर इसने लिखा है मीथेन बेटा, तो मीथेन तो गलत हो जाएगा ना। तो देखो आंसर तो अभी अपने को मिल गया, ए और सी जा रहा है। ए और सी गलत स्टेटमेंट दिए हुए, बी सही है। अब डी को भी देख लेते हैं। इन अवर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट। ओके, तो ये तो बिल्कुल बात सही है ना। आपने बड़े बुजुर्गों को या फिर डॉक्टर को, या फिर आपने सुना भी होगा कि अगर आपका पेट खराब होता है तो लोग बोलते हैं कि, है ना, दही खा लो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ LAB होते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। आप समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये आपका डी स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या चले जाएगा बच्चों, विच आर द 2 स्टेटमेंट हैविंग मिस्टेक्स। तो स्टेटमेंट ए एंड सी, आंसर आपका चला गया ए, बिना कोई दिक्कत के, परेशानी के। एनसीईआरटी बेस्ड, एकदम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 पर बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब 152 को देखोगे आप तो यहां पर लिखा हुआ है ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस बी डैश, है ना। तो ब्रीवर्स इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ठीक है। ओके, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते किसे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं हम, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए को। देखो अगर ईस्ट का यूज, अगर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए का अगर यूज हम बीवरेजेस बनाने में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रीवर्स ईस्ट, राइट। ओके, अगर हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए का यूज कर रहे हैं बेकिंग प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब बनाने में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, राइट। ओके, इस हिसाब से यहां पर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका क्या चले जाएगा, डी चले जाएगा। भाई फर्मेंट कर रहे हो आप माल्टेड सीरियल्स को, और सीरियल्स को फर्मेंट करने के बाद आप फ्रूट जूसेस तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 153 देखो दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और पूछा गया है डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री में देखो अक्सर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन का रीजन क्या क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो देखो हाई फर्टिलिटी रेट,
राइट, ओके, हाई फर्टिलिटी रेट, ओके। नाउ फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब तो डेथ हो गया ना, तो अगर बहुत तेजी से लोग अगर मर रहे हैं तो वो कैसे पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो यानी कि बी नहीं होगा, ए होगा। फिर उसके बाद सी को देखोगे, वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यंग एज के लोग ज्यादा हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्पफुल है, ठीक है। और भी देख लेते हैं जरा, हाँ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। फिर रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट आपका रैपिडली फॉलिंग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, ठीक है, तो लोग बहुत धीरे धीरे मर रहे हैं ना, जिस रेट से लोग पैदा हो रहे हैं उस रेट से लोग मर नहीं रहे हैं, ठीक है, उस रेट से डेथ नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के लिए तो अच्छी बात है, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए। नाउ फिर एफ दिया हुआ है, वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नहीं, एफ वाला नहीं है ना, ओके, तो यंग एज का डिस्ट्रीब्यूशन मायने रखता है, ओल्ड एज का डिस्ट्रीब्यूशन मायने नहीं रखता है पॉपुलेशन के लिए ज्यादा, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए सी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई हो जाएगा बच्चों। और तो देख लेता हूं मैं, और कुछ ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, नहीं, ए सी डी एंड ई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 153 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 153 का क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ये बी, ठीक है, बी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना था, बस ये आपको बोला गया, देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला गया, उसने क्या, उसने बोला है कि डेमोग्राफिक, ठीक है, ओके, डेवलपिंग कंट्री का डेमोग्राफिक फीचर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना था, बस। अब डेवलपिंग कंट्री में आप जानते हो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, तो जिस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज करता है उन स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लो, आंसर टिक कर लो, ठीक है, तो आंसर बी चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इन लैक्टेशनल, क्वेश्चन नंबर 154, एक मिनट में लिख लेता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 154, ठीक है बेटा, ओके, बहुत आराम से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इन लैक्टेशनल एमिनोरिया there is no ovulation or menstruation during the period of intense lactation following parturition due to high level of prolactin which, ठीक है, A inhibits the release of gonadotropin, B inhibits the release of estrogen and progesterone, C stimulates the release of FSH and LH, D stimulates the release of estrogen and progesterone। कौन सा होगा, आओ देखते हैं। देखो, आप जानते हो, जैसे अगर ये देखो, इसको देखोगे तो ये क्या होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस, राइट, और हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई और ये हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको तुमने बोल दिया हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस। अब आप क्या करो, यहां से देखो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है यहां से, ठीक है, जीएनआरएच बोले तो क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। नाउ अब जीएनआरएच क्या करता है, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए बेटा, एलएच और एफएसएच रिलीज करने के लिए, ठीक है, एलएच और एफएसएच रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और एलएच और एफएसएच मिलके आपका क्या करती हैं, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करेंगी। अब ठीक है, अब देखो लैक्टेशन के समय क्या रिलीज होगा, लैक्टेशन के समय आप देखोगे तो लैक्टेशन के समय यहां पर क्या रिलीज होगा, लैक्टेशन के समय रिलीज होगा पीआरएल, प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन के समय पहले देखो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एलआरएच। एलआरएच का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये एलआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए, प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए, पीआरएल रिलीज करने के लिए, राइट। और जब प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। प्रोलैक्टिन किसका फॉर्मेशन करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा, मिल्क फॉर्मेशन। और जब मिल्क फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में ये क्या करेगा, जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक देगा, यहां पर नेगेटिव सिग्नल देगा, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब अगर जीएनआरएच पर नेगेटिव सिग्नल गया, जीएनआरएच नहीं सीक्रेट हो रहा है, तो क्या एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच निकाल पाएगी, नहीं। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच निकाल पाएगी, नहीं। और जब एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होगा, नहीं। आप समझ पा रहे हो बात को, तो बस अब देखो
अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या पहले ही में ही मिल गया। तो देखो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन। लैक्टेशनल एमिनोरिया किस लिए बोल रहे हैं बच्चों, यहां पर आप देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लड का आना मतलब मीनोरिया और ब्लड का नहीं आना मतलब एमिनोरिया, राइट, ओके, क्लियर है सब। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा है मतलब ब्लड नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी नहीं होता है, राइट, तो हो गया एमिनोरिया। और लैक्टेशन कैसे हुआ भाई, लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो इसलिए बोला लैक्टेशनल एमिनोरिया। अरे यस और नो, बोलो सही है साहब। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं 154 का आंसर क्या चले जाएगा, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है ये प्रोलैक्टिन, इसीलिए क्या होता है भाई, है ना, ओके, आपका सारा प्रोसेस रुक जाता है, यहां पर पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। और ये लैक्टेशनल एमिनोरिया का पीरियड कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए होता है ना, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6th मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है, ओके, आफ्टर डिलीवरी इट इज फॉर द 6th मंथ, राइट। तो आंसर विल बी ए फॉर दैट। 144 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिवाइंड करके देखे बच्चों, है ना, अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो मैं खुद आऊंगा फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 पर बढ़ते हैं, ठीक है। 155 पर अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 155 आ जाओ। अगर 155 क्वेश्चन को देखे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिशेलिया एंड देयर फंक्शन। तो आप देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनिशेलिया आप जानते हो, उसके पार्ट्स जानते हो, एनसीईआरटी में पढ़ा है, क्लास में आपको टीचर ने भी पढ़ाया होगा, राइट, ओके। तो आप देखो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, है ना, मॉन्स प्यूबिस को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर एंड सराउंड द वेजाइनल ओरिफिस। नहीं, देखो इट इज अ क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, कुशन, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair, but it does not surround the vaginal orifice. vaginal opening को ये सराउंड नहीं करता है, राइट, ओके। तो इसलिए ये ए वाला गलत हो गया, ठीक है। labia majora fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। labia majora vaginal opening को सराउंड करता है और mons pubis से ऐसे एक्सटेंड होके आता है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नाउ अगर मैं सी स्टेटमेंट की बात करता हूं, labia minora पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द क्लाइटोरिस, नहीं अंडर द लैबिया मेजोरा होगा, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होगा। और क्लाइटोरिस की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखो अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा होगा, ना कि लैबिया मेजोरा। तो आंसर आपका यहां पर मेरे ख्याल से मिल गया है। आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, बी जाएगा। आप समझ पा रहे हो, यही करेक्ट पूछा था ना, हाँ, तो करेक्ट मैच, तो करेक्ट आपका आंसर जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है, और सेकेंडरी oocyte ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुई है। सेकेंडरी oocyte स्ट्रक्चर कब बनता है, जब मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte में कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte बनता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो जरा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुई है वो कब कंप्लीट होगी, कैसे कंप्लीट होगी, क्या ऐसी चीज होगी, क्या ऐसा चीज होगा जो इंड्यूस करेगा कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। नहीं होता है। आप इस डायग्राम को देखो, ये बोल रहा है जैसे ही ये स्पर्म इस जोना पेलुसिडा, जेडपी मतलब जोना पेलुसिडा, ठीक है, इस जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, आप देखो, जब ये स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है ना, तो यहां पर क्या बनता है, ये आपको देखो, ये लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। और फर्टिलाइजेशन कोन का मतलब ये होता है कि ये स्पर्म को क्या किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। अभी मियोटिक डिवीजन वगैरह कुछ नहीं खत्म हुई, ठीक है ना। अब ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन कोन से टकराएगा, फर्टिलाइजेशन कोन से टकराएगा। अब इससे पहले जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte थी, इसके ऊपर बच्चों कुछ चार्ज थे, अंदर में माइनस चार्ज थे और बाहर में प्लस चार्ज थे, अंदर में माइनस चार्ज थे, बाहर में प्लस चार्ज थे। इसके पहले, टकराने से पहले, टच होने से पहले, तो इसको बोलते हैं आप डीप, इसको बोलते हैं आप पोलराइज स्टेज, मतलब रेस्टिंग स्टेज, मतलब इसकी मेम्ब्रेन जो थी रेस्टिंग स्टेज में थी, ठीक है साहब।
और जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा बस इस पर क्या सिग्नल, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा माइनस, ठीक है, बाहर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? देखो मैं बना देता हूं, अंदर के में क्या हो जाएगा, अंदर में प्लस हो जाएगा और बाहर में क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के माइनस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, ठीक है, तब तक स्पर्म भी अंदर आ जाएगा और ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल क्या करेगा, ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल जाएगा और यहां पर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और यहां पर आप देखो कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसको ओपन कर देगा। आप समझ पा रहे हो? और ये जब ओपन हो जाएगा तो यहां से कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा और इस कैल्शियम आयन के दो काम होंगे, ठीक है। पहला काम ये क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन करेगा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करेगा कैल्शियम आयन, दूसरा काम ये करेगा कि भाई, दूसरा काम ये करेगा कि एक्टिवेशन ऑफ एपीसी, एपीसी। व्हाट इज एपीसी? इट इज अ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ओके। भाई देखो वो जो मियोटिक डिवीजन है सेकेंडरी oocyte में कौन से फेज में अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है और आपने पढ़ा होगा तो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड क्यों है, ड्यू टू मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होने से रोका हुआ है। तो जब तक हम मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक क्या डिसजंक्शन हो पाएगी, और अगर डिसजंक्शन नहीं होगी तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा। आप समझ पा रहे हो, उसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या एक्टिवेट करना पड़ रहा है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डीएक्टिवेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को डीएक्टिवेट कर देगा। और मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डीएक्टिवेट जैसे ही होगा डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी, और डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी, बस आपका मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, यहां पर मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाता है। तो मियोटिक डिवीजन कब खत्म हुआ बच्चों, जब स्पर्म पूरी तरीके से एंटर कर गया, स्पर्म पूरी तरीके से एंटर कर गया किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte में। आप समझ पा रहे हो, तब जाके मियोटिक डिवीजन खत्म हो रही है। तो कांटेक्ट ऑफ द स्पर्म विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम आंसर नहीं होगा। अगर जोना पेलुसिडा के साथ स्पर्म कांटेक्ट करता है तो उससे सिर्फ फर्टिलाइजेशन कौन बनती है, मियोटिक डिवीजन नहीं कंप्लीट होती। अरे यस और नो, ठीक है। और तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ये पूरा स्पर्म इसके अंदर आ जाएगा, ये कैल्शियम आयन बाहर आएगा और तब जाके, आप समझ पा रहे हो बात को, तब जाके ये कंप्लीशन होगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन को देखो, एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द एम्पुलरी, ये क्या है, ये तो गलत ऑप्शन ही, मतलब अजीब सा लिख दिया है ना, ओके। ये तो फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड लिख दिया, वो उसमें भी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है, ठीक है, तो वो तो एम्पुला होगा, है ना। अब कॉपुलेशन, ये सब कोई नहीं, आंसर क्या चले जाएगा इसका, बी चले जाएगा। तो 156 का आंसर अगर देखा जाए बच्चों बी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार एक बार रिवाइंड करके इस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट में समझाने की है। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं। 157 को अगर देखोगे, फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो आप देखोगे कि इट कनेक्ट्स द प्लेसेंटा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में डिफरेंस है? यस, बिल्कुल डिफरेंस है। प्लेसेंटा जो होता है वो मैटरनल पार्ट भी होता है और फीटल पार्ट भी होता है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड ओनली एंड ओनली क्या होता है, बोलो, फीटल पार्ट होता है। तो यहां पर आप देखोगे अम्बिलिकल प्लेसेंटा जो होता है वो ये सब हार्मोन रिलीज करता है ना बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज दीज आर दैट हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट, ओके। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में ये पूछ रहा है ना, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया,
ऐसी आंसर मिल गया, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 157 का, बोलो 157 का सी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा 158 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर हम 158 पर बढ़ जाते हैं। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 को। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 158, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो देखो आप देखेंगे द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पुबर्टी, बिल्कुल सही बात है। और उस मेंस्ट्रुएशन को आप क्या बोलते हो, मिनार्क बोलते हो। सेकंड, बी में अगर देखेंगे बी स्टेटमेंट, तो ए तो करेक्ट है। बी को देखेंगे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू सब इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, बिल्कुल सही बात है ना। हम यही हमेशा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, है ना। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन it can also be right, okay, due to the poor health or stress, right. Now C को अगर देखेंगे corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium, बिल्कुल सही बात है। corpus luteum maintain करता है endometrium को, और estrogen क्या करता है बच्चों, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करता है। नाउ डी की अगर मैं बात करता हूं, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इन ल्यूटियल फेज एंड न्यू फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग, इमीडिएटली नहीं होगा। यही देखो यहां एक वर्ड दिया, पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स होता है, बिल्कुल सही बात है, डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है इन ल्यूटियल फेज एंड न्यू फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग होता है, बट नॉट इमीडिएटली। भाई पहले मेंस्ट्रुएशन फेज तो आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद तब जाके फॉलिकुलर फेज आएगा, और फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज को तुम क्या बोलते हो, प्रोलिफरेटिव फेज, राइट। ओके, तो आंसर क्या चले जाएगा यहां पर भाई, डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ड्यू टू ओनली वन वर्ड। आपका आंसर देखो इमीडिएटली। देख रहे हो किस तरीके से पेपर ये सेट किया गया है बच्चों, लेंदी किया गया है पेपर, हार्ड नहीं है, लेंदी बस कर दिया गया है। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सीवेज इज करेक्ट। अब आ जाओ देखो फिर से, अब माइक्रोब्स का क्वेश्चन आ गया है ना, माइक्रोब्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सीवेज इज करेक्ट। देखो बहुत ध्यान से, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हुज मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। पहले तो सीवेज का मतलब समझो यार, सीवेज क्या होता है बच्चों, सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर रिलीज्ड है ना फ्रॉम हाउसहोल्ड, ठीक है। और इस वेस्ट वाटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, और एक होता है अनडिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट। जो तुम नाली वगैरह में है ना, आपके घर के बाहर से जो नाली गई रहती है ना, सड़कों पर जो नाली गई रहती है, उसमें दो तरीके का, मतलब उसमें जो पानी बह रहा था तो उसके अंदर दो तरीके के वेस्ट है, एक है डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट और एक क्या होता है, अनडिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट। ओके, अब डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, इसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं, वो तो ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। और क्या रहते हैं, वेस्ट फूड्स, जो फूड वेस्ट होते हैं वो वेस्ट फूड, एक्सेट्रा, ठीक है साहब। तो देखो यहां पर देखो, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हुज मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अरे यस और नो। बी को भी देख लेते, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो, नहीं, कैन बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू नेचुरल वाटर। नहीं भाई, सीवेज को तुम डायरेक्टली नेचुरल बॉडी में, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करोगे, गंदी हो जाएंगी रिवर, एक तो ऐसी ही पहले से गंदी है। नाउ डी, इट इज जनरेटेड इन लेस क्वांटिटीज इन सिटीज एंड विलेजेस एज कंपेयर टू टाउन्स, राइट। इट इज जनरेटेड इन लेस क्वांटिटीज इन सिटीज एंड विलेजेस एज कंपेयर टू टाउन्स, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या चले जाएगा बच्चों, 159 में आपके पास क्या हो जाएगा, 159 में आपके पास आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 में देखोगे, 160, अगर क्वेश्चन नंबर 160 को देखते हो तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनिक फार्मर, है ना। ऑर्गेनिक फार्मर का क्या बिलीफ नहीं है ना। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनिक फार्मर थिंक्स बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। ओके, तो देखो द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज, बिल्कुल सही बात है ना। ओके भाई, फार्मर तो ये सोचेगा कि जितना ज्यादा जमीन हो उतने वैरायटी के, मतलब वो उतना
ज्यादा फसलें उगा सकता है उतने अच्छे तरीके से। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। बी सेकेंड, द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड आर केप्ट एट, है ना, ओके, kept at manageable levels by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem। ठीक है, ओके। नाउ ये भी ठीक है, ये भी तो ऑर्गेनिक फार्मर की थिंकिंग को वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हमें नोट करना है क्या? हाँ, नोट करना है ना यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनिक फार्मर। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों तो कर रहे हैं ना। फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। यही गलती हो जाती है ना, ओके। अगर आपने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक्सटेंसिवली यूज कर दिया तो आप, ठीक है, आप उन इंसेक्ट्स को तो, उन पेस्ट को, उन इंसेक्ट्स को तो नुकसान पहुंचाओगे ही जो आपके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर और साथ में आप नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को, नॉन टारगेटेड पेस्ट को भी नुकसान पहुंचा दोगे। आप समझ पा रहे हो? तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मर के थिंकिंग के हिसाब से, है ना, ऑर्गेनिक फार्मर के बिलीफ के हिसाब से ये स्टेटमेंट सेट नहीं बैठता, है ना, ओके। तो इट इज नॉट करेक्ट to for controlling plant diseases and pest, chemicals like insecticide and pesticide should be used extensively. This statement is not related with what the organic farmer believe, right? Okay, so question number 160 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। सीधे सीधे अपने को मिल गया, अब कुछ देखना ही नहीं है अपने को, राइट? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 को देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ गए। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, सबसे पहले समझो क्या फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लिपेज लूप, लिपेज लूप, राइट? ओके, लिपेज लूप, ठीक है, ओके, ये लिपेज लूप है, ठीक है, ओके। और एक और एग्जांपल आप एक्स्ट्रा में याद रखना, पैरागार्ड, पैरागार्ड, गार्ड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो बच्चों लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। ये कुछ लूप्स होते हैं जिनको इम्प्लांट कर दिया जाता है ना, ओके, यूट्रस के अंदर, और जिसके वजह से इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, 161 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 162 को डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। वैसेक्टोमी हैज नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल बिकॉज, ठीक है ना भाई, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी यानी वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है, लाइगेट मतलब जोड़ दिया जाता है, तो उसका सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि ही कैन स्टिल इजैकुलेट एंड हैज नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड। बिल्कुल सही बात है ना, ओके। भाई देखो हमने क्या किया, हमने उसके वास्ट डिफरेंस को कट किया, तो देखो इजैकुलेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि इजैकुलेशन प्रॉपर होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन भी प्रॉपर होगा, बस जो सीमेन इजैकुलेट होगा उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं आएगा, इजैकुलेट होगा, है ना, ओनली सीमेन विदाउट स्पर्म इजैकुलेट होगा। तो इससे नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और उसके अंदर सारे सेक्स हार्मोन भी आराम से सीक्रेट हो रहे हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, राइट? तो ए आंसर चले जाएगा 162 का आपके पास, ठीक है, ओके। और भी देख लेते हैं स्टेटमेंट को, वैसेक्टोमी इफेक्ट द हार्मोनल सिक्रेशन, बट फालतू है, नहीं पढ़ो, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट 163 पर बढ़ते हैं। 163 क्वेश्चन नंबर 163 आ जाओ। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन कब? अब उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मिड सिक्रेटरी फेस। सिक्रेटरी फेस क्या हो गया? जिस समय कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो नहीं, आंसर नहीं, उस समय नहीं होता, ठीक है। बी जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेस, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेस, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेस, ठीक है, ओके। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी, देखो पहले बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है बेटा, ठीक है, ओके, जिसमें मैं, है ना, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये 14 डे पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के समय आपने देखा होगा LH की लेवल एकदम पीक पर चली जाती है, ठीक है, ओके, 14 डे पर, ठीक है। और
FSH की लेवल, LH की लेवल एकदम, मतलब आप LH की लेवल की पीक, ऐसी पीक आती है, इतना ज्यादा LH लेवल हो जाता है कि मतलब उसको पीक आप नहीं बोलोगे, आप उसको सर्ज बोलोगे, ठीक है, आप उसको सर्ज बोल दो, ठीक है, LH का सर्ज आ जाता है, ठीक है, फिर से लिख लेता हूं मैं, LH का यहाँ पर क्या आ जाता है, सर्ज आ जाता है, ये आता है मान लो LH का सर्ज, LH सर्ज, और फिर उसके बाद यहां पर आ गया आपके पास FSH का पीक, इसी दिन पर FSH का पीक आ जाता है, FSH का पीक आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये LH का सर्ज और FSH का पीक क्यों आया, क्योंकि 13th डे पर, है ना, 13th डे पर ऐसा क्या हुआ, 13 डे पर कुछ हुआ, 13 डे पर क्या हुआ, ईस्ट्रोजन का पीक आ गया था। तो ये किसकी पीक है, 13 डे पर ईस्ट्रोजन की पीक आई थी, ईस्ट्रोजन की पीक आई थी। अब देखो इसके कनेक्शन को लिंक करते हैं, देखो कैसे लिंक करेंगे, ईस्ट्रोजन की पीक आई है, अब देखो ईस्ट्रोजन की पीक आई तो LH का सर्ज आया, FSH की पीक आई, तो देखो एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज यानी आप बोलो फॉलिकुलर फेज, यानी 13th डे पर क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट हो रहा है, 13 डे पर, है ना, आपका यहां पर फॉलिकल इज, है ना, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, और ग्राफियन फॉलिकल बहुत ही ज्यादा क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगी, LH निकालेगी और FSH निकालेगी। अब लेकिन हुआ क्या, ठीक है, कि एस्ट्रोजन इतना ज्यादा है कि एक बार स्टिमुलेट करने से इसका मन नहीं भरा तो ये दोबारा स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जब दोबारा स्टिमुलेट करेगा तो ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को नहीं करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी अब की बार सिर्फ और सिर्फ LH निकाल देगी। अब आप देखो LH 2 बार निकला, LH का सर्ज आ गया, FSH 1 बार निकला, FSH की पीक आ गई, और 14 डे पर क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। यानी आंसर क्या चल जाएगा, सबसे करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, 163 का बच्चों आंसर हो जाएगा डी। अरे यस और नो बोलो, सही है, 163 का डी आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों 164। 164 को देखोगे तो इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पीक लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन हार्मोन लेवल, तो ओवेरियन हार्मोन लेवल 2 ही होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो अब देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ मैं देखता हूं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ, तो 14 डे पर तो ओवुलेशन होती है ना, तो अब देखो ईस्ट्रोजन का पीक कब आता है, ईस्ट्रोजन का पीक आता है आपके पास यहाँ पर, ईस्ट्रोजन का पीक आता है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आता है 13th डे पर, ठीक है, या 13th डे पर पीक आता है ईस्ट्रोजन का पीक, देखो ईस्ट्रोजन पीक, ठीक है, ओके, और फिर और कब आता है ईस्ट्रोजन का पीक, और ईस्ट्रोजन का पीक आता है 23rd से 25th तक, 23rd to 25th तक, तो ये आफ्टर ओवुलेशन हो गया ना, ओके, तो देखो ऑन 13th डे बिफोर ओवुलेशन एंड 23rd to 25th डे आफ्टर ओवुलेशन, ये ग्राफ, ठीक है, ये मैच कर रहा है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके, अगर मैं बात करता हूं प्रोजेस्टेरॉन का, तो प्रोजेस्टेरॉन का अगर पीक देखे, पहले अपन नॉलेज जो हमारी है उसको देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब आता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है ऑन, ठीक है, आप बोलोगे 21st डे, 21st डे किसका पीक आता है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो इसको कौन मैच कर रहा है, इस वाले लाइन को देखो, तो देखो पहला ऑप्शन है ऑन 13 डे बिफोर ओवुलेशन, ईस्ट्रोजन है ना, ऑन 13th डे बिफोर ओवुलेशन, देखो ओवुलेशन के जस्ट पहले ईस्ट्रोजन का पीक आ गया, ये मैच कर रहा है, एंड 23rd to 25th डे आफ्टर ओवुलेशन, तो देखो ये येलो वाली ईस्ट्रोजन की पीक है 23rd to, तो ये तो सही है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन में देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन में 21st डे आफ्टर ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के बाद 21st डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 21वां दिन है ना, तो ये 21वें दिन पर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो आंसर क्या चले गया बच्चों 164 का
ए चला गया, है ना। ओके, जिसको वो एनसीईआरटी का ग्राफ याद होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा, नहीं याद होगा तो भैया फिर, है ना, सब सारी बातें काल्पनिक है फिर, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 165 आ जाओ। 165 को अगर देखोगे, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग्स टू एसेसरी सेक्स डक्ट्स, ये भी थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तरफ जाता है बच्चों, है ना, जिसमें गलती होने के चांसेस रहता है। आप देखो एसेसरी सेक्स डक्ट, दो चीजें होती हैं, एक होता है एसेसरी सेक्स डक्ट और एक होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, है ना। यहां पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, एसेसरी सेक्स डक्ट के बारे में पूछा गया है, तो गलती से आप ग्लैंड भी काउंट कर लेते हो, है ना। ओके, अब देखो यूरेथ्रा, आप देखोगे यहां पर यूरेथ्रा दिया हुआ है और यूरेथ्रा देखते ही आप इसको बोल दोगे एसेसरी सेक्स डक्ट, है ना। ओके, लेकिन आप देखो वहीं नीचे यूरिनोजेनिटल डक्ट भी तो दिया गया है, तो अब अगर आपको यूरेथ्रा और यूरिनोजेनिटल डक्ट में ये बताना हो कौन सा एसेसरी सेक्स डक्ट है, तो किसको बोलोगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट को। आप समझ पा रहे हो ना, यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करेगा, बट यूरिनोजेनिटल डक्ट यूरिन और स्पर्म दोनों पास करेगा। आप समझ पा रहे, यूरिन और गैमेट दोनों पास करेगा, तो यूरिनोजेनिटल डक्ट एसेसरी सेक्स डक्ट है, एक मिल गया। नेक्स्ट एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा नहीं है, यूरिनोजेनिटल डक्ट एक हो गया, एपिडिडाइमिस दो हो गया, यूट्रस फीमेल में तीन हो गया, बल्बोइरेथ्रल तो ग्लैंड है, वास डिफरेंस चार हो गया, ठीक है। फिर रेटे टेस्टिस पांच हो गया, ठीक है, ओविडक्ट छह हो गया, ओवरी टेस्टिस आपकी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना ये, तो वासा इफ्रेंशिया सात हो गया, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 165 का 7 हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी में 7 दिया हुआ है। 7 आर द एसेसरी सेक्स डक्ट्स, राइट। ओके, एसेसरी सेक्स डक्ट्स हो गया, ठीक है। 165 कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 166 करते हैं बच्चों, मैच द कॉलम। देखो मेंस्ट्रुअल फेज कब कब होती है आपकी, 1 to 5 डेज होती है ना, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज, तो पी का क्या चले जाएगा, पी का चले जाएगा यहाँ पर आपके पास 2, ठीक है, पी का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यू देखो, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में हार्मोन लेवल दिए हुए ना, कौन सा हार्मोन ज्यादा रहता है, किस किस हार्मोन की पीक रहती है, फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन की पीक रहती है, तो पी क्यू का क्या चले जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ओवुलेशन, कौन से ओवुलेशन के समय किस हार्मोन की पीक रहती है, तो आप बोलोगे LH और FS, कौन सा लेवल हाई रहता है, तो LH और FSH, ठीक है, तो ये हो जाएगा R का 1, और S का अगर देखा जाए सीक्रेटरी फेज, यानी जिस समय कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन ज्यादा, तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन को तो हमने पहले ही यूज कर लिया है, तो बच्चा प्रोजेस्टेरॉन, यानी एस का 3rd हो गया। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कोई है, देखो पी का 2 मिल गया, 2 में है, फिर क्यू का 4, क्यू का 3, क्यू का 4, यही हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 166 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं 167। क्वेश्चन नंबर 167 में आपको बायोगैस प्लांट दिया गया है ना, और इसमें आपको ए, बी और सी पता लगाने हैं, ठीक है, ए बी सी क्या है, ठीक है। तो देखो सी में क्या करते हो, जो सी दिया हुआ है ना, सी में आप क्या करते हो, गोबर प्लस वाटर से मिला के क्या बना देते हो, स्लरी बना देते हो, स्लरी, तो स्लरी को आप डाल देते हो, ठीक है। ओके, तो गोबर को आप क्या बोलोगे, डंग प्लस वाटर सी में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन चुनो जिसके अंदर सी में क्या है, डंग प्लस वाटर हो, तो सी में तो है, इसमें बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, ए में ही मिल गया, सी में डंग वाटर, ठीक है। ए की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ए में क्या रहेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, वो आपका स्लज, वो रहेगा ए में, ठीक है। तो ए में क्या रहेगा, सी में रहेगा ये, सी में रहेगा ये, ए में रहेगा स्लज, और अब उसके बाद बी में आप देखोगे तो बी में क्या रहेगा, बी के अंदर गैस, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। अब बायोगैस प्लांट से इधर पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन, और कौन सी होती है बोलो, और होती है मीथेन, और कौन सी होती है बोलो, मीथेन के साथ साथ फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बी में मीथेन और ऑक्सीजन, नहीं, गलत हो गया, है ना। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। तो 167 में नेक्स्ट पेज पर है आगे का स्टेटमेंट, 167 में, ठीक है।
स्लज, सी में डंग एंड वाटर चाहिए अपने को, ए में स्लज, ये दोनों तो मिल रहा है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात है, देखो आंसर मिल गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 167 का बी हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इट इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास 168, ठीक है। 168 में आप देखोगे, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड, है ना। ओके, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, देखो सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब समझना, ध्यान से समझना, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो क्या करता है, एनारोबिक डाइजेशन करता है। कहां पर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है। और उसके वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और उसके अंदर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है साहब। ओके, तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 168 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 का, ठीक है। तो 169 अगर देखोगे आप, 169 तो क्या लिखा हुआ है बच्चों 169 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आ गए, ठीक है। देखो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो एडिशनल एडवांटेज बोल रहा है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो ये तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज का फंक्शन है ना। नाउ सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन है, ठीक है। नाउ दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, बिल्कुल सही बात है ना। जब प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्शन की तरह बिहेव करता है, जब प्रोजेस्टेरॉन को हम हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के में कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज करते हैं उसको, है ना, तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन है ना, जैसे मान लो ये यूट्रस है ना, यूट्रस है और ये सर्विक्स है। अब सर्विक्स में क्या करेगा, ये सर्विक्स में जो म्यूकस की है ना, म्यूकस की ये थिकनिंग कर देगा, म्यूकस की थिकनिंग कर देगा। अब म्यूकस की अगर थिकनिंग कर देगा ये प्रोजेस्टेरॉन, तो आप मुझे बताओ क्या स्पर्म इधर से जा पाएगा ऊपर, नहीं जा पाएगा ना। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया, प्रोजेस्टेरॉन सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, है ना, सर्विक्स स्पर्म को क्या कर ले रहे हैं, होस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके ना, एक ये यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, आप बोलोगे सर प्रोजेस्टेरॉन तो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, तो इम्प्लांटेशन तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सिर्फ मेंटेन करने से नहीं होगा, थिकनिंग भी होनी चाहिए एंडोमेट्रियम की। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आप मुझे बताओ, क्या आप ईस्ट्रोजन यूज करते हो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में? नहीं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आपके एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, देखो LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, और दे बोथ आर क्या, बोलो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग। कोई भी आईयूडी ईस्ट्रोजन कंटेनिंग नहीं होता, आप समझ पा रहे हो। देयर इज नो आईयूडी, नो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस विच इज ईस्ट्रोजन कंटेनिंग, है ना। मार्क माई स्टेटमेंट बच्चों। हाँ, इंजेक्टेबल्स अलग है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन होगा, इम्प्लांट्स अलग है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन होगा, हो सकता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है, ठीक है। बट इम्प्लांट्स इंजेक्शन क्या ये है आपके क्या ये आईयूडी है? नहीं ना, यहां पर बात हो रही है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की। और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कोई भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आप समझो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में, है ना, आपके ईस्ट्रोजन नहीं होगा, ओनली एंड ओनली प्रोजेस्टेरॉन से बनते हैं, ठीक है। तो थिकनिंग होनी जरूरी है साहब, ठीक है। तो थिकनिंग जब तक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है साहब। तो इसलिए 169 का ये दे मेक द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये क्या हो जाएगी, इसकी सबसे एडवांटेजेस बात हो जाएगी, ठीक है। तो 169 का आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 को अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर, तो अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन विच कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजीली रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि मतलब अगर हम फिर से मान लो उसको हटाना चाहें, है ना, जो भी आईयूडी वगैरह हमने लगाई है या फिर जो भी कॉन्ट्रासेप्शन हम चला रहे हैं उसको वापिस अब रोकना चाहें, ठीक है, तो हम आसानी से रोक सकें। अब ये नहीं कि हाँ वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी एक बार अप्लाई कर दिया तो भैया गया,
तो उसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, बट यहाँ पर आपको इजिली रिवर्सिबल मेथड के बारे में पहचाना है और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। देखो ट्यूबेक्टोमी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, वैसेक्टोमी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, दोनों ही तो स्टेरिलाइजेशन मेथड है। बचा कौन सा? कॉपर टी। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ए, कॉपर टी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 को देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन अ फीमेल हु हैज बीन यूज्ड माला डी एज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। देखो, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं बात करूं तो आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ाते हो? ऑन 21 डे। प्रोजेस्टेरोन की पीक कब लाते हो आप? 21 डे पर। ये 14 डे है तो 21 डे पर आप पीक लेके आते हो। लेकिन अगर यही प्रोजेस्टेरोन को कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप इसको 5वें दिन ही बढ़ा देते हो, 5th डे पर बढ़ा देते हो, 5th डे पर बढ़ा देते हो और पूरे टाइम प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाए रखते हो, है ना। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करती है? सर्विक्स को हॉस्टाइल कर लेती है, सर्विक्स के म्यूकस को थिकन कर ले लेती है, ठीक है, ओवी थिक करके रखती है और ओवी डक्ट के सीक्रेटरी एबिलिटी को रिड्यूस करके रखती है ना, ताकि अगर गलती से कोई स्पर्म पहुंच भी जाए तो जाइगोट को जाके दिक्कत ना पहुंचाए। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ओव्यूलेशन सब कुछ रुक जाता है, हर चीज रुक जाता है, तो ये वाला ग्राफ मेंटेन हो जाता है ना। और देखो माला डी कैसा टेबलेट है ना, आप 5th डे से स्टार्ट करते हो और 25th डे पर आप 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आप क्या करते हो? उसको खाना बंद कर देते हो, ठीक है, उस दिन खत्म कर देते हो, उस समय तो उसके बाद ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये वाला ग्राफ देखो कहीं है इसमें, आप देखो मिल गया, देखो ये रहा बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी चले जाएगा, है ना। ओके, नाउ अब देखो बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? तो इम्प्लांटेशन किस में होती है? एंडोमेट्रियम में। तो आंसर क्या जाएगा? सी। एंडोमेट्रियम देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, सी में फर्स्ट है, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका चले जाएगा सी का। 172 का क्या हो जाएगा? सी। काम खत्म। क्लियर है साहब? ओके, क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं बेटा। Why do all copulation not lead to fertilization and pregnancy? The root cause is, देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म और ओवम का मीट होना जरूरी है साइमल्टेनियसली। आप समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर नहीं मीट होंगे ना, कहाँ पर मीट होंगे? फर्टिलाइजेशन साइट पर। अब फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी है? एम्पुला, ठीक है। तो अगर एम्पुला पर स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली मीट नहीं कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, होने के चांसेस क्या? होगी ही नहीं फर्टिलाइजेशन। तो साइमल्टेनियसली मीट करना बहुत जरूरी है। सही है साहब? तो आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? ड्यू टू न्यूमरस स्पर्म एंड वन ओवम ड्यू टू लेस प्रोजेस्टेरोन है, ओवम एंड स्पर्म आर नॉट ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी जंक्शन। एम्पुलरी जंक्शन, ठीक है, पहले देखो पहले लिखा रहता था एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन इस क्वेश्चन में, अभी यहाँ से स्थमिक हटा दिया गया है ना, एनसीईआरटी ने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 174 को अगर आप देखते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन? तो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, द साइकिल बिगिंस विद द मेंस्ट्रुअल फेज वेयर द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नॉट फॉर्म्ड, है ना। इज फॉर्म्ड बोल दिया है, तब तो ये गलत हो गया ना भैया। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है ना, वो फॉर्म बनती थोड़ी ना है, तब तो ये गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। करेक्ट पूछा है ना अपने से, ठीक है। द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, नहीं, मीनोपॉज, ठीक है। ओवुलेशन यूजुअली ऑकर्स ऑन द 17th डे ऑफ अ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं गलत, 14 डे ना। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, अभी तो देखा था पिछले क्वेश्चन में, मतलब पहले के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो LH और LH का सर जाता है, FSH की पीक आती है, तो आपका क्या हो जाता है ना, 14 डे पर ये ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है साहब। ओके, तो ये 174 का आपका आंसर क्या चले जाएगा? यहाँ पर डी चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? तो आप देखो भाई, है ना, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा बोलो? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और GnRH
किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालती है, LH और FSH, बस काम खत्म। राइट बेटा, 175 का आंसर क्या चले जाएगा, बोलो ए। आसान सा पेपर है, बस लेंदी कर दिया गया है, बेवजह का स्टेटमेंट डाला गया है ना। ओके ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज वाई, most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human female, है ना। ओके मतलब जिसमें रेगुलर मतलब रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। ओके वैसी फीमेल में, ठीक है। तो देखो मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ऐसे के कारण दो हो सकते हैं, या तो पुअर हेल्थ होगी या तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम हो गया होगा, ठीक है। तो देखो मेंटेनेंस ऑफ द hypertrophical endometrium lining, maintenance of the high concentration of sex hormones in the blood stream, retention of well developed corpus luteum, है ना, नहीं, fertilization of the ovum लिखा हुआ है, fertilization, तो fertilization हो गया तो भाई menstruation चांसेस है कि नहीं होगा, ठीक है। तो 176 का भी आंसर क्या हो जाता है आपके यहाँ पर, डी हो जाता है। तो 174 भी डी था, 175 ए, 176 डी, राइट। आई होप करेक्ट हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट, ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपके पास दो स्टेप होते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अगर देखोगे ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक होते हैं बच्चों, ठीक है, ओके, 3 टैंक होते हैं। टैंक 1 को आप बोलते हो, T1 को बोलते हो एरेशन टैंक, टैंक T2 को बोलते हो यहाँ पर सेटलिंग टैंक, और टैंक T3 को क्या बोलते हो, T3 को आप बोलते हो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, राइट, ओके। अब फ्लॉक्स होते क्या हैं, फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब ये बनते कहां पर है, तो बनते हैं ये एरेशन टैंक में। आप समझ पा रहे हो बात को, ये कहां पर बनते हैं, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है एरेशन टैंक के अंदर, राइट, ओके। एरेशन टैंक को कॉन्टिन्यूअसली एजिटेट किया जाता है, उसको कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो एरेशन टैंक में क्या होता है, एरोबिक डाइजेशन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का, सीवेज का डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या होता है, एरोबिक डाइजेशन होता है, और उसी में बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करके बहुत सारे मासेस बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं, उसी को हम फ्लॉक्स बोल देते हैं, राइट। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बोलो बच्चों, है ना, ओके, सी, एरेशन टैंक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं। इफ वी डिवाइड द एक्टिवेटेड स्लज इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द स्मॉल अमाउंट एंड अनदर इज द लार्ज अमाउंट। देखो जरा पहले, है ना, देखो मान लो ये एक टैंक है आपके पास, जिसको आपने बोल दिया टैंक 1 एरेशन टैंक, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास है एक और टैंक जिसको आपने बोल दिया सेटलिंग टैंक, इसको आपने बोल दिया टैंक 2 सेटलिंग टैंक, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है टैंक 3 जिसको आप बोलते हो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। अब समझो, जो सारा प्राइमरी इफ्लुएंट है वो तुम कहां पर लेके आते हो, इसमें लेके आते हो। प्राइमरी इफ्लुएंट को आप कहां पर लेके आते हो, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट निकला है वो इसमें लेके आते हो, और इसमें फिर उसका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन होता है, यहाँ पर एरोबिक डाइजेशन होता है, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई होता है, O2 मिलता है इसको, है ना, कॉन्टिन्यूअसली, और यहाँ पर फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से सारा मटेरियल उठा के तुम कहाँ भेज दिए, कहाँ पर सेंड कर दिए, सेटलिंग टैंक में सेंड कर दिए। सेटलिंग टैंक में सारा मटेरियल आया, और सारा मटेरियल जब आया तो नीचे यहाँ पर जो भी मासेस था, जो भी आपका फ्लॉक्स था, वो सारा फ्लॉक क्या हो गया, नीचे इकट्ठा हो गया, यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो गया। अब ये नीचे इकट्ठे हुए पार्ट को आप बोलते हो एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। समझना बच्चों,
एक्टिवेटेड स्लज, और इसी को दो टुकड़ों में तुमने डिवाइड किया है। एक्टिवेटेड स्लज को तुमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू डिवाइड द एक्टिवेटेड स्लज इनटू टू पार्ट्स, वन इज द स्मॉल अमाउंट एंड द अनदर इज द लार्ज अमाउंट। तो इफ द स्मॉल अमाउंट पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज सेंट टू द एरेशन टैंक, तो स्मॉल अमाउंट इसमें से कहां भेज दो, इनोकुलम की तरह एरेशन टैंक में। इनोकुलम मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल, राइट, ओके। नाउ तो लार्ज अमाउंट कहां भेजोगे, लार्ज अमाउंट भेजोगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 178। बस यही था क्वेश्चन, ठीक है सर, 178 का ए, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 179। Which is the most common gas produced if the source material is dough in bread? ठीक है, पहला dough in bread है, dough in bread, ठीक है, ओके। Activated sludge in secondary treatment of sewage treatment plant, ठीक है, and cellulose in case of biogas plant। तो देखो बायोगैस प्लांट सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले में क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, प्लस क्या है, मीथेन है, प्लस क्या है आपका प्लस आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाता है आपके पास क्या यहाँ पर बायोगैस। बायोगैस में क्या हो जाता है, बायोगैस प्लांट वाले में क्या हो जाता है, सेलुलोज अगर हो ऑर्गेनिक वेस्ट हो तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, और फिर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये डो इन ब्रेड है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है फर्मेंटेशन के लिए, अतः पफी अपीयरेंस देता है ना, ओके। तो पफी और होली अपीयरेंस, राइट। तो आंसर क्या चले जाएगा 79 का, 179 का डी ऑप्शन हो गया आंसर। कॉमन आपका सबसे कॉमन इन तीनों रॉ मटेरियल के केस में कौन सा है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन लोकेटेड इन द मिड पीस वेयर इट, नहीं मिड पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ओके। द फ्लैगुलम दैट मेक्स अप द स्पर्म टेल, अ वेसिकल कंटेनिंग एंजाइम टू हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं स्पर्म के, है ना, स्पर्म का अगर मैं देखूं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिडल पीस हो गया, और ये आप मान लो इसका टेल हो गया, ठीक है, ये हो गया एक्रोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या रहता है, वेसाइकल्स रहते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिन, और ये स्पर्म लाइसिन है ना आगे चल के, है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब एग को पेनिट्रेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 का डी हो जाएगा, क्लियर है, कर लेना, ओके ना। 180 का डी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 181 को देखेंगे बेटा। तो फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिगर बी शोज द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग सेल, ठीक है। तो फिगर ए को देखो और ये फिगर बी है ना, ओके। फिगर ए में एक्स वाई जेड दिया हुआ है और फिगर बी में ये सब इवेंट्स दिए गए हैं, है ना, एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो फिगर बी दैट टेक्स प्लेस एट द साइट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स में क्या आएगा इनमें से बताओ मुझे, एक्स में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है ना एंडोमेट्रियम में, ठीक है, तो एक्स में ब्लास्टोसिस्ट हो जाना चाहिए। और वाई में क्या हो जाना चाहिए, वाई में, वाई ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट, तो वाई में आपका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुला फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, ओके। और फिर जेड में क्या हो जाना चाहिए, जेड में आपके पास हो जाना चाहिए अनफर्टिलाइज्ड एग यानी oocyte, राइट, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है ना ये। तो आ जाओ देखते हैं जेड में कहीं अनफर्टिलाइज्ड एग है, यस ये रहा सी में। अच्छा वाई में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग, और एक्स में क्या है, ब्लास्टोसिस। आंसर मिल गया। तो 181 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास सी हो जाएगा, खत्म। देखो नाम का सिर्फ बड़ा क्वेश्चन बनाया गया था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से नॉलेज है प्रॉपर, आराम से करोगे। द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द 4 हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइडेंटिफाई द हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 182 है ना, ठीक है। 182 को देखते हैं, देखो ग्राफ कैसा है, क्या है। अरे रे रे रे, ये तो ग्राफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये तो आप जानते हो, ये FSH हो गया बच्चों, ए वाला FSH हो गया, है ना, एनसीईआरटी का ग्राफ है। और यहाँ पर 13 डे पर किसकी पीक आती है, अभी बताया था ना, प्रोजेस्टेरॉन की पीक आती है, ये ईस्ट्रोजन की पीक आती है। अच्छा ईस्ट्रोजन की पीक आती है, और आप बोलोगे, है ना, और आप बोलोगे 14 डे पर किसकी पीक आती है, 14 डे पर किसकी पीक आती है, 14 डे पर आती है LH की सर्ज आती है और FSH की पीक आती है। तो सी वाला तो LH हो गया, CLH देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है,
ये रहा सी में LH है और एक यहाँ पर। अच्छा, बी को आप ईस्ट्रोजन बी को आप क्या बोल दो, बी को आप बोल दो ईस्ट्रोजन, बी को आप बोल दो ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हो गया। देखो ये एक पीक यहाँ दिखा रहा है और एक पीक यहाँ दिखा रहा है 23rd to 25th डे, तो बी हो गया ईस्ट्रोजन और बस आंसर मिल गया। ए हो जाएगा FSH और डी हो जाएगा आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। 182 क्या हो जाएगा बच्चों, 182 का सी आंसर चले जाएगा, सी आंसर चले जाएगा 182 का, FSH ईस्ट्रोजन LH प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 आईयूडीज। 183 क्वेश्चन नंबर 183 आईयूडीज। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज बिल्कुल करते हैं। रिलीज कॉपर आयन डेट सप्रेस करता है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यस बिल्कुल अभी पढ़ा था। ठीक है, ओके। मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, अभी पढ़ा था। प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं है ना। तो आंसर क्या चले जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 183 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। 183 का बी ऑप्शन, वेरी नाइस, राइट। 184 को देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज्ड मेडिकल असिस्टेंट, भाई बिल्कुल चाहिए, है ना। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड STD पता होनी चाहिए लोगों को, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, हाँ ये भी होना चाहिए। बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी होना चाहिए। एनकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, नहीं 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 नहीं, मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन को एनकरेज क्यों करना है। तो आंसर में आ जाएगा 1 2 3 4 5। देख रहे हो, 184 का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा, आंसर मिल गया। 184 का क्या हो जाएगा आंसर, बोलो बी। कोई समस्या ना। 184 के बाद अब हम बढ़ जाते हैं बच्चों 185 पर। अब आप 185 को देखोगे। अकॉर्डिंग टू MTP अमेंडमेंट एक्ट, MTP एक्ट 2017 प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। देखो 2017 में 2017 में MTP में अमेंडमेंट आया, एक्ट आया, ठीक है, जिसका ये था कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की अगर आप एबॉर्शन करवा रहे हो, MTP करवा रहे हो, तो उसके लिए कम से कम एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए आपको, है ना। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक का अगर आप वो करवा रहे हो, MTP करवा रहे हो, एबॉर्शन करवा रहे हो, तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको चाहिए, ठीक है, ओपिनियन। तो अब देखो इस बेसिस पर, और लेकिन साथ में कंडीशन होनी चाहिए, तभी होगा MTP, जब मदर को रिस्क हो, फीटस को रिस्क हो, ये सब चीजें, ठीक है, ओके। खैर येलो बिग बॉक्स में है आपके NCERT में, वो पढ़ लेना जरा, ठीक है। तो आप देखोगे इस जो भी हमने बात बोली उस पर कौन सा सेट बैठता है ना। विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। 12 वीक्स यानी 12 वीक्स मतलब 3 महीना, 3 महीने का एक ट्रांसमिटर। तो देखो विद इन फर्स्ट 12 वीक्स, तो ये बात तो सही हो रही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। बिफोर फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट एनी, विद इन फर्स्ट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं गलत, ऑल ऑफ दी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 185 का हो जाएगा ए, सही। कोई दिक्कत है? तो अगर आप 185 का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए, रुक जाओ मैं इसको सही से लिख देता हूँ। अगर आप MTP करवा रहे हो अप टू 12 वीक्स, है ना, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर का, है ना, ओपिनियन आपको चाहिए होगा, राइट, ओके। नाउ सेक्शन बी में देखते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इट। तो एम्ब्रियोज हर्ट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, एम्ब्रियो हर्ट पहला फॉर्म्ड ऑर्गन है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ कहां से हो गया, थर्ड मंथ ना, ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं आपके, ठीक है। थर्ड, एंड ऑफ द थर्ड मंथ होगा तब सही होगा। तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, चूज द इनकरेक्ट, तो एक तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, नो 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 नो, है ना। फर्स्ट मूवमेंट कब, 5th मंथ में, 5th मंथ में दिखती है, 7th नहीं 5th मंथ में, ठीक है। तो आंसर क्या चले जाएगा बच्चों इसका, आई लैशेस आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड गलत स्टेटमेंट, और थर्ड, सेकंड और थर्ड किस में है, सेकंड और थर्ड ए में है। तो 186 का आपका क्या हो गया, 186 का हो गया ए, 186 का क्या हो जाएगा ए बच्चों, ए, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 187 की बात करते हैं बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग of the uterus, right? Select the correct phase of menstrual cycle that possesses all the above characteristics। तो देखो आपका ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? सिक्रेटरी फेज में बनता है। सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है ये लार्ज अमाउंट में। और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। बिल्कुल बात सही है। तो 187 में आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वो होना चाहिए जिसमें सिक्रेटरी फेज दिया रहे। तो देखते हैं जरा सिक्रेटरी फेज का किस में दिया हुआ है? बी वाला, ठीक है। तो 187 का क्या चले जाएगा बच्चों? बी वाला, राइट। ओके, नाउ 188 को देखते हैं जरा फटाफट से। रिफर टू गिवन फिगर showing diagrammatic section view of ovary. The encircled part of figure is showing a process of oogenesis. Identify it as well as the follicle which is involved in the process। ठीक है, तो ये जो encircled part है इसी के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा फॉलिकल इन्वॉल्व है और क्या प्रोसेस चल रहा है? तो प्रोसेस चल रहा है बच्चों ओवुलेशन। आप देखो आराम से ओवा यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। और साथ में ये जो फॉलिकल है ये कौन सा फॉलिकल है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से आपका क्या निकल रहा है? ओवा निकल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 188 का? बोलो 188 का सी हो जाएगा। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी लोब्स, क्वेश्चन नंबर 189 अगर मैं बात करूंगा एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी लोब्स ओपन इनटू देयर ल्यूमेन है, ठीक है। देखो सर ध्यान से देखो, मेमोरी लोब्स, ठीक है, के अंदर एल्वियोलाई होते हैं। और एल्वियोलाई किस में ओपन होते हैं? एल्वियोलाई ओपन होते हैं मेमोरी टिब्यूल्स में, मेमोरी टिब्यूल्स में। और मेमोरी टिब्यूल्स मिलके क्या बनाती हैं? मेमोरी डक्ट बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती है। और मेमोरी डक्ट आगे जाके मिलके लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। अब इतने में मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो द एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी लोब्स ओपन इनटू देयर ल्यूमेन। नहीं भाई, एल्वियोलाई किस में ओपन होती है? मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन होती है। तो ये तो गलत हो गया। रीजन को भी देख लो, सेवरल लैक्टिफेरस डक्ट जॉइंट टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। क्या बोल रहा है ना, उल्टा कर दिया इसको, है ना। तो 189 का क्या हो जाएगा? डी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ये आंसर चले जाएगा, ठीक है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज अ फ्लो चार्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल मार्क्ड एज ए, बी एंड सी। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, भाई स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ए में डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए। बी में क्या हो जाना चाहिए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बना तो क्या हुई? कौन सी डिवीजन हुई? बोलो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो पहले तो ए को देखते हैं। ए में कहाँ है डिफरेंशिएशन? दिया है कहीं? एक बस सिलेक्ट किया आपने, देखो एक ए डिफरेंशिएशन, ठीक है, हाँ माइटोटिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। बी में होना चाहिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ओके बहुत सही। सी में होना चाहिए सेकंड मियोटिक डिवीजन, वेरी नाइस। और डी में क्या होना चाहिए? 23, राइट, ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या चले जाएगा इसका? 190 का बच्चों डी चला जाएगा। कोई दिक्कत है? 190 का डी हो जाएगा ना। 191 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 देखो, तो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, concept of sustainable agriculture lies in minimizing biopesticides, a greater dependence on new crops, least use of herbicides, है ना, least use of herbicide और using spores of Bacillus thuringiensis for pest control, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किससे होगी? तो ये बोल रहा है कि आप बायोपेस्टिसाइड को मिनिमाइज कर दो। नहीं, बायोपेस्टिसाइड को तो और यूज करो ना भाई, तभी जाके अच्छी एग्रीकल्चर मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर पाओगे। अ ग्रेटर डिपेंडेंसी, है ना, मतलब पूरा मुद्दा इस क्वेश्चन का ये है कि आपको कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको बायोपेस्टिसाइड तो चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, बायोपेस्टिसाइड चाहिए। तो मिनिमाइज करोगे तो कैसे होगा? अ ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन न्यू क्रॉप्स, हाँ, न्यू क्रॉप्स पर ग्रेटर डिपेंडेंस रहोगे तो कैसे? देसी वैरायटी, मतलब एकदम प्योर
प्योर ट्रेडिशनल वैरायटी चाहिए, हाइब्रिड वैरायटी नहीं चाहिए। और अभी तो नए क्रॉप्स तो हाइब्रिड वैरायटी वाले आ रहे हैं मोस्टली, ठीक है। लीस्ट यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर तो चाहिए, बायो फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, केमिकल वीडिसाइड नहीं चाहिए, है ना। ओके, यूजिंग स्पोर्स ऑफ बैसिलस थरिंजेंसिस पेस्ट कंट्रोल, हाँ ये आया आंसर। अगर आप बैसिलस थरिंजेंसिस स्पोर्स को यूज कर लेते हो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो है ना। ओके, तो ये आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक कारण हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ, ठीक है, बाकी तीनों कारण नहीं होंगे। तो 191 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है। अब 192 की बात करते हैं, तो आप देखो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट, अगेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक। फर्स्ट है फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945, बिल्कुल सही बात है। फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी थी, है ना। ओके, और उसके बाद बाय चांस डिस्कवरी थी ये एंटीबायोटिक की, और उसके बाद फुल पोटेंशियल जो एंटीबायोटिक का था वो अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरे ने दिया। और फिर जो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पहला बनाया गया, तो इससे अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, है ना, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको ट्रीट किया गया काफ़ी। और फिर उसके बाद आपका, है ना, क्या हो गया, और क्या पॉइंट ध्यान रखना है, और इनको नोबेल प्राइज मिला 1945 में इन तीनों को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक, फर्स्ट स्टेटमेंट एक तो ये है, ठीक है, सही है जो कि। और फिर क्या है आपके पास, एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज, बिल्कुल सही बात है। आप दुनिया को यार समझो बिना एंटीबायोटिक के तो कितनी खतरनाक लगेगी, है ना। ओके, बहुत दिक्कत होगी। नाउ थर्ड, पेनिसिलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नहीं फर्स्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड जिस स्टेटमेंट में रहेगा वही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 192 का ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। मैच द फॉलोइंग, देखो मैच द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वो सेक्शन मैंने उठाया है, ठीक है ना, जो आप तेजी से पढ़ते हो और भूल जाते हो, छोड़ देते हो। आप समझ पा रहे हो, आप तो एनसीईआरटी रीड करते हो और फिर ये डायग्राम छोड़ देते हो, बहुत मोस्टली ये बच्चे छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैंने यही दे दिया, ठीक है। आप देखो ये वाला डायग्राम किसका है, एडिनो वायरस का है, ठीक है। ये वाला डायग्राम किसका है, ये भी वायरस का है, ठीक है, ओके। लेकिन ये वायरस कौन सा वायरस है, रॉड शेप वायरस है। तो बी का थर्ड, ए का फोर्थ, देखो तो जरा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और सी का क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया, और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 193 का आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 193 का, 193 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई होगी बातें, ठीक है, ओके। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, रॉड शेप वायरस बिल्कुल सही बात है, सी का फर्स्ट और डी का आपके पास सेकंड, क्लियर है, कोई दिक्कत है। स्फेरिकल शेप, देखो स्फेरिकल दिख रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट आप बात करेंगे 194 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ। लेडी बर्ड को हम अपने खेतों में इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि वो एफिड्स को मारे, एफिड्स को खा जाए, और ड्रैगन फ्लाई को हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मच्छरों को, मॉस्किटोस को खा जाए। तो देखो पहले लेडी बर्ड के लिए एफिड्स और ड्रैगन फ्लाई के लिए मॉस्किटोस। तो आंसर क्या जाएगा 194 का, डी जाएगा, है ना। दीज आर द बायो कंट्रोल एजेंट्स ना बच्चों, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स आर द नेचुरल प्रीडेटर एंड पैरासाइट, ओके, जो कि है ना आपके मतलब फसलों को, है ना, जो कि क्या करते हैं, ओके, जो उन इंसेक्ट पर फीड करेंगे, उन इंसेक्ट वगैरह पर फीड करते हैं स्पेशली, है ना, जो आपके फसल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को मतलब आपके फार्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है सर, ओके। नाउ 194 के बाद 195, क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसटीडी, ठीक है। तो एमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका एमीबिक डिसेंट्री करवाता है, एमीबियासिस आपका क्या है, ठीक है, ओके, एसटीडी नहीं है। बी सिफिलिस एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सी जेंशल हर्प एसटीडी है, और डी आपका ट्राइकोमोनियासिस, ये भी क्या है, एसटीडी, ठीक है। सिफिलिस किससे होता है बच्चों, ट्रिपोनेमा पैलिडियम से, ठीक है। नाउ जेंशल हर्प्स किससे होता है, जेंशल हर्प्स होता है हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस से, HSV सेकंड से, और डी ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है, ये ट्राइकोमोनियासिस होता है प्रोटोजोन से, ठीक है, ट्राइकोमोनियास वैगिनालिस, ठीक है। तो ये होता है आपका
तो आंसर इसका 195 का क्या चले जाएगा, ए चले जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 196 की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो 196 को अगर आप देखोगे, all of the following statement about gift are correct but one is wrong, which one is wrong? ठीक है, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर आईवीएफ, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दो, यानी मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर दो। अब उसके लिए दो टेक्निक है, आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब को अपनाओ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को अपनाओ, है ना, या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर लो और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर आईवीएफ, ठीक है। ओके, नाउ अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमेयर कैन बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स, 8 एम्ब्रियोज तक ट्रांसफर कर सकते हैं, 8 ब्लास्टोमेयर्स तक। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर आर ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन, नहीं, अब इसको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप समझो, है ना। ओके, विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट आर करेक्ट बट वन इज रॉन्ग, आंसर डी गया, 196 का डी, है ना भाई। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर हो गया है, 8 ब्लास्टोमेयर से, तब आप उसको यूट्रस में ट्रांसफर करो, तब फेलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करोगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 197 में आप देखोगे, व्हाई इट इज साइंटिफिकली करेक्ट to say that sex of the baby is determined by the father and not by the mother, क्योंकि मेल जो होता है वो दो टाइप के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उसके, है ना, एक्स होता है और वाई होता है, राइट। ओके, एक्स होता है और वाई होता है, जिसमें से आप देखोगे ह्यूमन फीमेल इज XX एंड वेयर एज मेल इज XY। तो 50% ऑफ स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम व्हाइल द अदर 50% कैरी Y क्रोमोसोम। ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नहीं, ठीक है। ह्यूमन मेल प्रोड्यूसर्स 1 टाइप ऑफ गैमेट्स, नहीं, 2 टाइप के ना। तो आंसर क्या चले जाएगा इसके हिसाब से, 197 का सी चले जाएगा, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं द ग्राफियन फॉलिकल, 198 क्वेश्चन नंबर। द ग्राफियन फॉलिकल अगर मैं देखूंगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज डैश फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवोल्यूशन ओव्यूलेशन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी oocyte निकालता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी oocyte यहाँ दिया हुआ, सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस सेकंड, नहीं, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई रहती है। तो सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस फर्स्ट एंड विद द रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, वेरी नाइस। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 198 का सी, ठीक है, राइट, 198 का सी। नाउ 199 को अगर देखोगे बेटा, तो 199 में क्या है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, और टेस्टिस एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सर्टोली सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन देम, क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या करती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है ना, इसलिए वो सर्टोली सेल्स में धसा रहता है, एम्बेडेड रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 199 का सी हो जाएगा ना। व्हाई द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग एंड मैमल्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो बच्चों बहुत फेमस लाइन है, आप सब जानते हो कि द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 degrees Celsius lower than normal body temperature, which is 37 degrees Celsius required for the spermatogenesis, right? Okay, आंसर क्या है इसका, बी है, ठीक है। ये आज का पेपर था, अब आप खुद एनालिसिस करो, ठीक है। देखो पेपर अगर टफ बनाना है तो मोस्टली चांसेस है कि लेंदी किया जाएगा, ठीक है। ओके, आप समझ पा रहे हो बात को। तो और मतलब बहुत हल्का हल्का वो खेलता है, इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं, पेपर एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रहेगा, बस वो टफ में लेंदी कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर सकता है। तो इस तरीके की हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एएनटीएस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रखा जा रहा है, एकदम जिस तरीके से नीट का पेपर बन रहा है उसी तरीके से पैटर्न करने की कोशिश की जाती है इसमें, और बहुत मेहनत से बच्चों पेपर बनाया जाता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक पेपर को अच्छे से आप दें, और सिर्फ दे नहीं, उसके बाद उसकी एनालिसिस करें, जिस टॉपिक में आपको जो क्वेश्चन में गलत हो रहा है उसके वीडियो सॉल्यूशंस देखें, अच्छे से समझें। आप समझ पा रहे हो बात को, है ना। और उसके बाद जो भी गलत हो रहा है उसको आपने एक मिस्टेक्स कॉपी में नोट करके रखें, इसको आपको लास्ट फाइनल एग्जाम में रिवाइज करके जाना रहेगा, सही है सब। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एएनटीएस भी आपका सही से जाए, उसके आगे के भी जाए। आप जल्दी से एप्रोन और स्टेथोस्कोप गले में लगाओ और हम सबको मिठाई खिलाओ। थैंक यू सो मच।